वो बेहुदा काम जो सिर्फ जापान में ही किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी कौमें होती हैं जिनके तौर तरीके बाकी दुनिया को अजीब, गैर मुहज़्ज़ब, बल्कि बाज़ औक़ात बेहुदा लगते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही कौमें असूलों में इतनी मजबूत और तरक्की में इतनी आगे निकल जाती हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जापान की। दुनिया जब भी तरक्की, टेक्नोलॉजी या हैरत अंगेज इजादात की बात करती है तो एक मुल्क का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, जापान। चाहे बात हो रोबोट्स बनाने की या मेडिकल फील्ड में कमालात दिखाने की, जापान ने हर मैदान में दुनिया को हैरान करके रख दिया है। लेकिन ठहरिए, ये वो बातें हैं जो सब जानते हैं। आज हम आपको वो जापान दिखाने जा रहे हैं जो आम आंखों से ओझल है। वो फैक्ट्स, वो रिवायात और वो अंदाज़े ज़िंदगी जो बज़ाहिर अजीब लगते हैं लेकिन जापानी मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं। आपने सुना होगा कि जापान को उभरते सूरज की सरजमीन कहा जाता है, और ये सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि उनकी तरक्की और अज़म की एक अलामत है। टोयोटा, सुजुकी, यामाहा और सोनी, ये वो नाम हैं जो दुनिया भर की मार्केटों पर राज कर रहे हैं, और ये सब जापान की पैदावार हैं। लेकिन अब सुनिए एक ऐसा अनोखा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। जापान का एक और हैरान कुन मगर संजीदा मसला नौजवानों की शादी और आबादी का बहरान है। जी हाँ, जापान में हुकूमत खुद ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करती है जिनमें लड़के और लड़कियों की आपस में मुलाकात करवाई जाती है। कोई रोमानवी शो नहीं, बल्कि बाकायदा सरकारी सतह पर जापानी लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं। इन प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि नौजवानों को एक दूसरे के करीब लाकर उन्हें जल्द अज जल्द शादी करने पर आमादा किया जाए, ताकि जापान में बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा हो सके। हैरत की बात यह है कि दुनिया के कई ममालिक आबादी के बोझ से परेशान हैं, जबकि जापान एक ऐसा मुल्क है जहां आबादी कम हो रही है। और अब सूरत हाल ये है कि जापान की आबादी 1 मिलियन से ज़्यादा घट चुकी है। हुकूमत के लिए ये सिर्फ एक आदादो शुमार का मसला नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के मजदूर, टैक्स दहिंदगान और माशरती निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अब नाजरीन, ज़रा जापानी खानों की तरफ आते हैं, जहाँ चीज़ें सिर्फ जायके पर नहीं बल्कि पेशकश और रिवायत पर भी मुनहसिर होती हैं। जापान में कुछ खाने ऐसे भी हैं जो शायद बाकी दुनिया के हिस्सों में नाकाबिले कबूल समझे जाएं, लेकिन वहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मिसाल के तौर पर, क्या आपने कभी ऐसा ऑक्टोपस खाया है जो प्लेट में पड़ा हुआ भी हिल रहा हो, या फिर जिंदा मछली जो आपके चम्मच के करीब आते ही फड़फड़ाने लगे? ये सब कुछ जापान के रिवायती खानों का हिस्सा है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। ये न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि बाज़ औक़ात नाजरीन के लिए थोड़ा सा खौफनाक भी हो जाता है। लेकिन जापानी इसे जायके से ज़्यादा तजुर्बा समझते हैं, और यही चीज़ उनके खाने पीने की दुनिया को दुनिया भर से बिल्कुल मुनफरिद बना देती है। जापान में अगर आप खातीन के वाशरूम में जाएं तो शायद एक अजीब सी आवाज़ आपको चौंका दे। ये आवाज़ होती है साउंड प्रिंसेस नामी एक ख़ास डिवाइस की, जो फ्लैश की मसनूई आवाज़ पैदा करती है। यानी हकीकत में पानी बहाया नहीं जा रहा, सिर्फ आवाज़ चल रही है। इसकी वजह यह है कि जापानी खातीन किसी भी इजाफी आवाज़ के बाहर जाने से शर्मिंदगी महसूस करती हैं, इसलिए सिर्फ फ्लश की आवाज़ ही काफ़ी समझी जाती है, बाकी सब आवाज़ों को दबाना पड़ता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में बच्चे गोद लिए जाते हैं ताकि यतीमों को सहारा मिले, मगर जापान में वहाँ 98% गोद लिए जाने वाले अफराद की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान होती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, और इस रिवायत के पीछे एक मुआशी हिकमत छिपी है कि ख़ानदानी कारोबार को ख़ानदान से बाहर न जाने देना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वारिस ढूंढने के लिए बालिग और काबिल अफराद को गोद लेती हैं, और यूं जापान में गोद लेने का मतलब सिर्फ रहम नहीं बल्कि मुआशी विजन भी है। अगर जापान में किसी शख्स के पास मर्द वारिस मौजूद ना हो तो वो क्या करता है? ना वो जायदाद हुकूमत के हवाले करता है, ना किसी गैर को देता है, बल्कि वो अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार या जान पहचान के काबिल नौजवान को गोद ले लेता है, या फिर उसे अपना घर दामाद बना लेता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि ख़ानदान की वरासत, नस्लों से चलता आ रहा कारोबार
और मेहनत से कमाई गई दौलत कभी घर से बाहर ना जाए। लेकिन जापान का ये नज़्म व ज़ब्त सिर्फ वरासत तक महदूद नहीं दोस्तों, यहाँ काम का इतना दबाव होता है कि बाज़ औक़ात लोग जान तक गंवा बैठते हैं। जी हाँ, जापान में काम की ज़्यादती से मौत को बाकायदा एक इस्तिलाह दी गई है जो कि कारवशी है। कारवशी के शिकार वो अफराद होते हैं जो हफ्ते में 110 घंटे मुसलसल काम करते हैं या फिर साल के 4000 घंटे दफ्तरी मेज़ पर गुजार देते हैं। ये दबाव इतना शदीद होता है कि कई लोग थकन, ज़हनी बीमारी या दिल के दौरे के बाइस जान दे बैठते हैं। जापान में इन मुतासरीन के लिए बाकायदा एक कारवशी हॉटलाइन नेटवर्क मौजूद है जो न सिर्फ उनके अहले खाना की मदद करता है बल्कि उनकी आखिरी रसूमात तक का इंतज़ाम भी करता है। अब आते हैं जापान की एक और मुनफरिद रवायत पर, जहां लोग सुबह नहाने की बजाय रात को सोने से पहले नहाते हैं। और ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी वजूहात मौजूद हैं। जापान में मौसम इंतहाई सख्त होते हैं, सर्दियों में शदीद ठंड और गर्मियों में शदीद गर्मी। ऊपर से अक्सर घरों में ना तो गर्म पानी की सहूलत होती है और ना ही आरामदेह बाथरूम। इसीलिए लोग तरजीह देते हैं कि पब्लिक बाथ जाएं, जहां न सिर्फ कम कीमत में आरामदेह नहाना मुमकिन है बल्कि दूसरे लोगों से गपशप और ताल्लुकात बनाने का मौका भी मिलता है। और चूंकि दिन भर वो दफ्तर या काम में मसरूफ़ रहते हैं तो ज़्यादातर लोग काम के बाद रात को पब्लिक बाथ का रुख करते हैं, जहां वो गर्म पानी, सुकून और समाजी राब्तों से दिन भर की थकन उतारते हैं। दोस्तों, जापानियों की एक बात वाकई हैरानकुन और काबिल तारीफ़ है, और वो ये कि वो नए साल का आगाज़ सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं करते बल्कि दिलों की सफाई से भी करते हैं। और लोग न सिर्फ अपने घरों को चमका देते हैं बल्कि साल भर के तमाम झगड़ों, गिले शिकवों और रंजिशों को भी धोने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, जब जापान में कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसका गम मनाने का अंदाज भी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ बाज़ इलाकों में रिवाज है कि गम की शिद्दत को जाहिर करने के लिए लोग सिर्फ आंसू नहीं बहाते बल्कि अपने जिस्म को तकलीफ देकर मरहूम से मोहब्बत का सबूत देते हैं। कुछ कबाइल में करीबी रिश्तेदार, ख़ास तौर पर ख़ातीन, अपनी उंगलियों की पोरें काट देती हैं, यानी उंगलियों के ऊपर वाले किनारे। और ये सब कुछ ऐसे नहीं कर दिया जाता बल्कि पहले उंगली को तकरीबन 30 मिनट तक मजबूती से बांधा जाता है ताकि दर्द कम हो और फिर इसे काट दिया जाता है। उन कटी हुई उंगलियों को बाद में खुश्क किया जाता है, फिर एक मखसूस जगह दफन किया जाता है। ये रस्म इस अकीदे की बुनियाद पर की जाती है कि अगर मरने वाला शख्स कमज़ोर रूह रखता है तो करीबी लोगों की ये कुर्बानी उसकी रूह को अगले जहान में ताकत देगी। इतना ही नहीं बल्कि बाज़ जापानी कबाइल में नौज़ायदा बच्चों की माँ खुद उसकी सबसे छोटी उंगली पर ज़ोर से दांत मारकर काटती है ताकि बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ हो और एक लंबी मुनफरिद ज़िंदगी गुजारे। ये सब रवायात ज़ाहिर करती हैं कि जापानी तहजीब में गम, खुशी, ज़िंदगी और मौत सब कुछ एक गहरे फिक्री निज़ाम और पुरानी रवायात से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जापानी तहजीब के ये हैरानकुन पहलू सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने के काबिल भी हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स में लिख कर हमें बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू और नई मालूमात के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।